को बताने वाला हूँ कि अगर RIL कंपनी दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर आप निकालना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो कि इन्होंने इस कंपनी को क्रैक किया है, इसने निकाला है। तो आप इस इंटरव्यू सेशन में आप ये जानोगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, OA में क्या पूछा जाता है, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, HR सेक्शन में क्या पूछा जाता है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ के बारे में इस सेशन में जानने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप कंपनी निकालना चाहते हो तो आप इस इंटरव्यू को आप अंत तक जरूर देखो, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिलने वाले हैं। सो स्वागत करते हैं द्रविड़, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। So, just give me a short introduction about yourself. पहले मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। माय नेम इज देवेंद्र कुमार एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय एंड राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वेरी रेपुटेड कॉलेज एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दैट इज RIL। ओके, सो द्रविड़, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले कोई भी कंपनी जब आती है, उसके कॉलेज में जब आती है, तो सबसे पहले तो ये समझ में मतलब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढूं ताकि मेरा इसमें सिलेक्शन हो। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कौन कौन सा स्टेप्स था? मतलब पहले OA हुआ, OA में कितना क्वेश्चंस पूछे गए, सेकंड में टेक्निकल इंटरव्यू, लास्ट में HR सेक्शन, तो ये प्रोसीजर कैसे था, किस तरीके से था प्रोसीजर? सबसे पहले रिलायंस RIL ने अपना एक गूगल फॉर्म भेजा था। वहाँ पर सभी बच्चों को अपना जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई करना चाहते थे, उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था। गूगल फॉर्म भरने के बाद अराउंड 130 पीपल थे जो OA के लिए अपीयर हुए थे। OA में आफ्टर OA में दो तरह के डोमेन थे। एक डोमेन था आपका दो तरह के डोमेन, एक डोमेन था जो आपको जनरल एप्टीट्यूड था प्लस इंग्लिश था, जनरल इंग्लिश थे। और जनरल एप्टीट्यूड जो थे वो आपके क्लास 7, 8, 9, 10 तक के ही थे, मैथमेटिक्स वगैरह थे। और जनरल जो इंग्लिश थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, वो आसानी था, आप कोई भी कर सकता था। उसके बाद अपना या खुद का डोमेन, जैसे मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे केमिकल के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे जो कि करना कंपलसरी था उसमें। हाँ, कोर सब्जेक्ट थे उसमें बेसिकली वो, और कोर सब्जेक्ट में उन्होंने बेसिकली 4 सब्जेक्ट को ही फोकस किया था, जिससे हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड IPC उन्होंने बहुत उसमें पूछे हुए थे अपने कोर्स सब्जेक्ट में। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर OA अगर निकालना है तो आप जिस भी ब्रांच से हो उसका कोर्स सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जैसे इंग्लिश और नॉर्मल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें पूछे गए। सो आफ्टर OA क्लियरिफिकेशन, उसके बाद कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद क्या प्रोसीजर था? आफ्टर OA 67 लोगों का हुआ था, शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर इंटरव्यू। और ये एक गुड नंबर ऑफ था, जो हमारे ईयर के लिए अच्छी बात थी कि 67 लोगों ने OA को क्लियर किया था। उसके बाद OA एंड इंटरव्यू के बीच में हमको 10 और 15 डे का हमको गैप मिला हुआ था। और इसमें हमारी अच्छी चीज़ है कि हम लोग इसमें जिसको भी तैयारी नहीं हो पाई थी वो सब लोग अपने तैयारी करने में लग गए थे कि इंटरव्यू कैसे देना है, कौन कौन से एरिया को कवर करना है। बेसिकली हर इंडस्ट्री अपने अपने कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, लाइक रिलायंस जो है अपने वो एक रिफाइनरी कंपनी है। और नहीं, वो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। ये बेसिकली उन्होंने हीट एक्सचेंजर्स, डिस्टिलेशन कॉलम और जो पंप है जो हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना होता है, उन्होंने इन सारे एरिया को बहुत ज़्यादा कवर किया था। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने, जो हमारे इंटरव्यूअर थे, उन्होंने हमसे पंप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, पंप वगैरह से, हीट एक्सचेंजर से। और डिस्टिलेशन कॉलम तो कुछ मतलब उसमें तो उन लोग का बहुत डिप तक जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रिफाइनरी जो होती है वो डिस्टिलेशन कॉलम पर ही काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग केमिकल ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर और एक और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपके, उसके ऊपर ग्रास्पिंग अच्छी तरीके से पकड़ होना चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो आई थिंक आप क्रैक कर सकते हो। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई सारी कंपनी जब आती है कॉलेज में तो कई सारे स्टूडेंट का तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता उसका रेज्यूमे। तो आपने अपना रेज्यूमे में ऐसा कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, आपने क्या किया था, आपने इंटर्नशिप करी थी, कहाँ से करी थी, तो क्या क्या एक एज मिलता है स्टूडेंट को जो इंटर्नशिप करते हैं? मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही थी कि मैंने अपना जो इंटर्नशिप किया था, मैंने जो ट्रेनिंग की थी वो भी एक रिफाइनरी से थी, वो भी इंडियन गवर्नमेंट की रिफाइनरी है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL जो है, इंडियन ऑयल जो है, मैंने वो भी एक रिफाइनरी कंपनी है। तो मेरे साथ एक
पर्क्स जुड़ गया था कि मेरी जब इंटरव्यू चल रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे उस ट्रेनिंग से पूछ लिए, मेरे इंटर्नशिप से पूछ लिए, क्योंकि सेम डोमेन की कंपनी थी। और रिलायंस भी रिफाइनरी काम करती है और इंडियन ऑयल भी रिफाइनरी काम करती है। तो मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने रिज्यूमे में अपने रिलायंस इंडस्ट्री को पूरी अच्छी तरीके से एलोबरेट किया था। इंडियन ऑयल को मैंने पूरी अच्छी तरह से एलोबरेट किया था कि हमने वहाँ पर क्या क्या सीखा, कौन कौन से इक्विपमेंट देखे, कौन कौन से डिवाइस हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से देखा था। तो दूसरी बात कि रिज्यूमे में जो बातें आप लिखते हैं बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे उसी बस रिज्यूमे से ही पूछता है। ओके, सो रिज्यूमे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया? तो एक तो ये था कि आपने जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी थी, ओके, तो उस इंटर्नशिप के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे गए। एक ये एज मिला इंटर्नशिप करने से। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस किए गए क्या? हाँ, मेरे साथ मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए थे, मेरे साथ इंटरव्यू देने वाले मेरे जो डोमेन थे, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे मैं पहला बंदा था जहाँ पर मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया। मेरे जो अगले 2 बंदे गए थे उन्होंने बस उनसे उनके इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया, कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया है, कहाँ से इंटर्नशिप किया है, और उनसे और कुछ सब्जेक्ट जो थे उनके फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने उनसे जाकर क्वेश्चन पूछ लिया। बट मेरे जाते ही उन्होंने बोला कि ओके द्रविन, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। एंड आई एम लकी बिकॉज आई हैव डन इन प्रोजेक्ट वेरी सीरियसली इन माई कॉलेज, एंड इट्स गिव मी टू मच पर्स अबाउट इट एंड और वहाँ से अच्छी बात है कि मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी एक हीट ट्रांसफर से एक इंसुलेटिंग मटेरियल, आप जो यहाँ से केमिकल इंजीनियर होंगे इस बात को समझ रहे हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और उसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट से डायरेक्ट जंप करके हीट ट्रांसफर में, और मेरा जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुआ कि वो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मेरे रिलेटेड एरिया था, जो उनको चाहिए उनको सब कुछ था मेरे प्रोजेक्ट में। तो द्रविन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप तो केमिकल ब्रांच से, ओके, सो अगर कोई दूसरे ब्रांच से हो, ठीक है, अगर वो मैकेनिकल से हुआ या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हुआ या इंस्ट्रूमेंटेशन से हुआ, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करे, वो किस पे फोकस ज़्यादा करे? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो कोर कंपनी है। okay. तो हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली हर सब्जेक्ट जो हमारे जो अभी कोर्स में है वो सारे कोर्स हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने अपना बताया हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, वैसे ही मैकेनिकल ब्रांच में थर्मोडायनेमिक्स है। और एआई ब्रांच में जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में वहाँ पे कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं। वहाँ पे वो लोग कंट्रोलर्स ज़्यादा पूछते हैं। उसी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर वगैरह है, पावर वहाँ पे है, तो वो सब उन सारी चीज़ों से वो लोग पूछते हैं। तो हर ब्रांच का अपना डोमेन है, उनको वही पढ़ना चाहिए। सो फाइनली अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि द्रविन भाई का कितने का पैकेज लगा, उनका लोकेशन कहाँ है। हाँ, तो सब लोग इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि मेरी पैकेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो कोर कंपनी है, तो ये कोर कंपनी ने इन्होंने अपना बेस 7.5 रखा है, प्लस 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस रखा है, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। इसका मतलब टोटल मेरा 10.5 लाख का हो जाएगा। 10.5 पैकेज है। ऊपर से आपको कोर कंपनी जो रिलायंस है खुद अपने हम लोग का रहने वहने का जितना भी हमारा रेजिडेंशियल सबको वही देने वाला है। वो रहने का, खाने का सब कुछ वही दे, कंपनी ही अरेंज करेगी। तो ये जो पैकेज जो 10.5 का जो पैकेज है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस पैकेज जो रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी। और लॉजिंग मतलब फूडिंग लॉजिंग दोनों या फिर? अच्छा, दोनों। ओके, सो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि कई सारी कंपनीज होती है जो कि आपको फूडिंग और लॉजिंग प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया है, इवन मैंने खुद उस चीज़ को देखे है कि कंपनीज आपको पैकेज तो देती है लेकिन फूडिंग लॉजिंग आपको अलग से करना पड़ता है। सो अगर ये देखा जाए तो अगर जैसे आपका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है? अभी रिलायंस ने अभी अपना वो भेजा नहीं है अभी तक, वो जून में आएगा मेरा, अभी जून में। बट वो मुझे इतना कन्फर्मेशन मिल गया कि उनके इनकी जो रिफाइनरी है 4 जगह है, तो 4 जगह से लाइक जामनगर, दहेज, नागो थाना और हाजीरा, ये 4 जो इनके वर्क प्लेस है, इन्हीं में 4 में से मुझे कोई दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो गाइज, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो RIL कंपनी के लिए, तो आपने इस पूरी इंटरव्यू सेशन में देखा कि आपको किस किस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, हमारे द्रविन भाई ने बताया। सो आप इसके ऊपर अच्छी से तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड थैंक यू ऑल। ओके, सो अगले फिर से किसी इंटरव्यू में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।